हेलो एवरीवन, केम छो? मजामा? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वो हमने सिर्फ प्रिंसिपल्स ही डिस्कस किए थे। अभी उसका एक पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा बाकी था। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैम क्या है ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन एंड IFRS? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो चलो बच्चे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली वही रूल्स हैं बच्चा, वही गाइडलाइंस हैं जो सभी अकाउंटेंट्स अपने रूल्स मतलब अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए फॉलो करते हैं। मतलब वो प्रॉपरली गाइडलाइंस हैं, जब मुझे अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं किसी भी अकाउंटेंट को, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलना है। चलो अब हम एक एग्जांपल ले रहे थे। मान लो मेरी टीम थी, पूरा हम लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डांस इंडिया डांस, बहुत सारे होते हैं, और हम लोग जीत गए। अब जीते तो कैश प्राइज भी आ गया बच्चा। अब कैश प्राइज आ गया तो हम लोगों ने सोचा चलो यार इसको ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, है ना, यानी कि पैसा बढ़ेगा। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उतना लेवल पे ना जाए जितना कि अगर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स में डालेंगे, तो वो पैसा ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोगों को ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि उनके अकाउंट से, विच कैन बी द इनकम स्टेटमेंट से हम लोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डीपली अगर नहीं जाना चाहते हैं कि हाँ भाई कौन सी कंपनी है जो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है, या मतलब लास्ट ईयर कितना था, अब कितना है। दैट मीन्स हम उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे अच्छी जा रही है, हम उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। या सो बच्चा, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं कि किस कंपनी ने अच्छा किया हुआ है। तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी ना, कि सब लोगों ने जब अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो एक ही तरीके से बनाए हुए हों, एक ही स्टाइल से, मतलब कि वही प्रॉपर वे है, वही इनकम स्टेटमेंट इस कंपनी का दिखा रहा है, वैसा ही इनकम स्टेटमेंट उस कंपनी का है, दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का। तभी तो हम लोग इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है, हम किस में पैसा इन्वेस्ट करें। क्लियर? सो सेम ऐसे ही अगर मुझे कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स मुझे उनके अकाउंट्स देखने हैं, तो जितने भी हमारे अकाउंटेंट हैं, तो वो सभी के सभी एक प्रॉपर रूल्स, एक प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, हमारी टीम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो हम लोगों ने अपना पैसा तो लगा दिया, लेकिन हमें फंडिंग भी तो चाहिए, हमें बाहर से पैसा भी तो चाहिए। तो मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है ये भी कैसे पता चलेगा? जो इन्वेस्टर्स होंगे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि मेरे फाइनल अकाउंट जो मैंने बनाए होंगे, तो उनमें भी वही गाइडलाइंस, वही रूल्स फॉलो होने चाहिए जो दूसरी कंपनी फॉलो कर रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे क्या हुए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है मेरे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स हैं जो कि कौन फॉलो करता है? इंडियन अकाउंटेंट। अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, सो सिर्फ मैं अभी इंडिया की ही बात कर रही हूँ बच्चा, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो रूल्स हैं जो कौन फॉलो कर रहा है? फॉलो बाय इंडियन अकाउंटेंट्स। इंडियन अकाउंटेंट्स फॉलो कर रहे हैं ताकि हम सबके अकाउंट्स एक जैसे नजर आए और कंपैरिजन इजीली हो जाए। तो भैया ये अकाउंट्स बना, ये रूल्स कौन बना रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि मैम कौन सा रूल है, कैसे लिखना है, कैसे करना है? हाँ बच्चा, ये रूल्स कौन डेवलप करता है? ये रूल्स डेवलप करता है ICAI, that means Institution of Chartered Accountant
इंडिया। मतलब जो इंडिया का चार्टेड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूशन है वही ये रूल्स डेवलप करता है, मतलब वही ये रूल्स बताता है कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? सो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स है जो कि कौन डेवलप कर रहा है, आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अगर मुझे पैसा लेना है या मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे दिखाई देने चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए और वो उसके हिसाब से इजीली अपना डिसीजन ले पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज योर आईएफआरएस। मान लो ये तो मेरा बिजनेस था जो मैंने अपना इंडिया में शुरू किया था, तो जिसके लिए मैं अकाउंट्स बना रही थी, और किसके बेस पे बना रही थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे, ताकि वही रूल्स वही रेगुलेशंस फॉलो करूं जो सारे अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। मान लो मेरा ब्रदर है जो कि यहाँ नहीं रहता, इंडिया में नहीं रहता, फॉरेन कंट्री में है, अब उसका भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो क्या वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ फॉलो हो रहे हैं? इंडिया में, हमारी कंट्री में। अब बाहर की कंट्री में बेसिकली कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, किस हिसाब से? वो होते हैं बच्चा आईएफआरएस, क्योंकि वो लोग होते वही हैं, रूल्स हैं वही, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कैसे हैं? इंटरनेशनल है। सो दीज आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, आउटसाइडर्स है, अब वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, बाहर कोई भी कंट्री है, यूएस है, कोई भी है, तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स यानी कि कौन से रूल फॉलो करती है? वो अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के रूल फॉलो करती है, प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई आईएफआरएस। अब आईएफआरएस क्या है? बेसिकली ये रूल्स नहीं, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। ये जो अभी हमने प्रिंसिपल्स अभी लास्ट टाइम पढ़े थे उनको फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स क्रिएट करती हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारा। सो आईएफआरएस क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिर्फ रूल्स नहीं, प्रिंसिपल्स बेस्ड है। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है बच्चा IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो आईसीएआई ने डेवलप किए हैं, जबकि आईएफआरएस किसने डेवलप किया है? अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेवलप किए हैं। क्लियर? अब जो फॉरेन कंट्रीज में अपने अकाउंट बना रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी वहां पे भी होनी चाहिए, उनके भी अकाउंट सेम नजर आने चाहिए, तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? वो आईएफआरएस फॉलो करते हैं। और इंडिया में जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, रूल्स हैं, और IFRS क्या है, वो आउटसाइड द कंट्री हो गया, वो हमारे कैसे है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। अब ये फाइनेंशियली तो ये हमारे प्रिंसिपल बेस्ड है। क्लियर? अब मान लो मैं इंडियन हूँ, मेरा भाई मुझे बुला रहा है कि यार यहाँ पे भी अपना बिजनेस फैला लो, मतलब इंडिया में रहते हुए तुम जो बिजनेस कर रही हो उसको यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लो, या तुम्हें और मॉनेटरी चाहिए तो तुम यहाँ से भी फंड कलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स एज एन इंडियन, अभी मैं एक इंडियन हूँ और मैं बाहर की कंट्री से डील करना चाहती हूँ, मैं उनको अपने अकाउंट शो करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं दोबारा से अकाउंट बनाऊंगी कि भैया पहले तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अकाउंट प्रिपेयर कर दिए, क्यों? क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन होते हुए मैं यही रूल्स फॉलो करूंगी। और अब क्योंकि मैं बाहर की कंट्री से भी फंडिंग लेना चाहती हूँ, वहां से भी पैसा लेना चाहती हूँ, तो मैं IFRS के हिसाब से अपने अकाउंट्स क्रिएट करूँ? यार ये तो बहुत पंगा हो जाएगा, मतलब कि एक ही तरह के अकाउंट को दो दो बार बनाना। तो इसके लिए हमारे पास एक थर्ड मीडिएटरी टर्म और आई, विच इज कॉल्ड इंडियन AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन इंडियंस के लिए है जो बेसिकली यहाँ पे रहते हुए भी अपना काम, अपना फंडिंग बाहर से भी कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आउटसाइड कंट्री भी जाना चाहते हैं, वहाँ से भी देखना चाहते हैं कि हाँ मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकूँ, वहाँ पे भी मेरी डीलिंग्स चले। क्लियर? तो उनको दोबारा से अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने अकाउंट्स इस चीज़ को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, तो उन्हें ना तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है ना इसके अकॉर्डिंग बनाना है, यानी कि वही वन टाइम ही प्रिपेयर करना है और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से इनके बीच का रास्ता है, जो कि जो पर्सन मतलब इंडियन होते हुए भी, इंडियन अकाउंटेंट, इंडियन बिजनेसमैन होते हुए भी बाहर की कंट्री में डील करना चाहते हैं, तो वो किस हिसाब से बनाएंगे, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे बच्चा। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये भी हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है। This is also principle based accounting standard. अब इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप नहीं किया, इसको नोटिफाइड किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट, नोटिफाइड बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसको कंपनी एक्ट 2030 के हिसाब से नोटिफाइड किया गया। क्लियर? सो क्लियर हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, और IFRS क्या है। क्लियर? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स हैं जो इंडियन अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, और ये किसने डेवलप किया है? ICAI ने। दैट मीन्स जो सिर्फ इंडियन होते हुए, मतलब सिर्फ इंडिया की कंट्री में ही है और अपने बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, अपने अकाउंट्स वैसे ही शो करना चाहते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। जो बाहर की कंट्री में है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो IFRS फॉलो करेंगे। और जो बीच के हैं, यानी कि इंडिया में होते हुए भी बाहर से भी डील करना चाहते हैं, वो क्या बनाएंगे, किस हिसाब से? वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि IndAS के हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो अभी और इन टर्म्स को डिटेल में देखते हैं कि क्या है। अभी सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि आपके चैप्टर में ये तीनों चीज़ें हमारी पेंडिंग है, तो अभी मैंने सिर्फ इनको क्लियर किया कि ये टर्म्स क्या हैं। अभी इन टर्म्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके लेते हैं बच्चा। सबसे पहले हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जैसे हम कह ही रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो गाइडलाइंस हैं, वो रूल्स हैं जिसके हिसाब से एक अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। So what are the accounting standards? Accounting standard are accounting rules
और गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं issued by expert accounting bodies. एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज कौन है हमारी? लाइक ICAI in India, Institute of Chartered Accountant of India, और द गवर्नमेंट. सम टाइम बेटा गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती है, तो हमें वो भी रूल्स फॉलो करना पड़ सकते हैं. दैट कंपनीज मस्ट फॉलो when recording financial transactions. सो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे वो रूल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं, वो प्रोसीजर्स है जो कि किसने इशू किया है? ICAI ने, और द गवर्नमेंट भी हो सकती है. दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. जब कंपनीज अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है तो इन्हीं रूल्स, इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना है. यही हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्लियर? अब बात करते हैं इसकी यूटिलिटी की कि क्या यूटिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. यूटिलिटी मीन्स क्या इम्पोर्टेंस भी अगर आ जाता है तो भी आप वही लिखोगे, यूटिलिटी आता है तो भी वही लिखोगे. यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट यूटिलिटी हम कह सकते हैं बच्चा, इट एनहांस कंसिस्टेंसी. जब सारे अकाउंट एक जैसे बन रहे हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे. कंसिस्टेंट का मतलब तो आपको पता ही है. अभी हम लोग एक बार डिटेल करते हैं. बाय प्रोवाइडिंग ट्रू and fair view of financial statement. क्या बात हो रही है? इट इनहैंस, किस चीज को इनहैंस करता है? कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी. कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फेयर व्यू, वैल्यू नहीं, ठीक है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर रहा है? मुझे कंसिस्टेंसी दे रहा है, यानी कि सबके अकाउंट सेम है, चेंज नहीं है, जैसा एक ने बनाया है वैसा ही दूसरे ने बनाया है. ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है. जैसे हमने फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल भी किया था कि सब कुछ दिखाई देना चाहिए, सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए. तो सेम एज मेरे अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जो मैं दिखा रही हूँ वही हकीकत है. रिलायबिलिटी है, ऑब्वियसली बात है कि जब मैं बता रही हूँ कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू है तो लोग उस पर रिलाई करेंगे, यानी कि जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल के लायक है. सो रिलायबिलिटी इज देयर.
सो कैसे कर रही हूँ मैं? बाय प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो ट्रू और फेयर व्यू बता रहे हैं, यानी कि जो अमाउंट्स है जैसा है वो वैसा ही है जो कि रियलिटी में मेरे पास है। क्लियर? सो enhance consistency, transparency and reliability. नेक्स्ट वन है बेटा कंपैरेबिलिटी। बहुत आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? यूनिफॉर्मिटी की वजह से। ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी these standards improved improve की जगह प्रोवाइड लिख देते हैं। these standards provide comparability। ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सब लोगों ने एक जैसा बनाया है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स वही होता है कि सब कुछ एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, सबके अकाउंट्स एक जैसे ही जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो ये भी इसकी क्या है? यूटिलिटी है, यानी कि इसका एक एडवांटेज है ना? एडवांटेज भी कह सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, सारे एक ही चीज़ें निकल के आती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज और कंपैरेटिबिलिटी में और हम क्या कह सकते हैं बच्चा? कंपैरेटिबिलिटी हमारी दो टाइप की भी हो सकती है, इंट्रा फॉर्म एंड द इंटर फॉर्म। इंट्रा फॉर्म मतलब कि फॉर्म के अंदर ही, यानी कि एक साल पहले फॉर्म ने कैसा किया था और अगले साल कैसा कर रही है। दैट मीन्स 2023 में क्या प्रॉफिट था, 2024 में कितना प्रॉफिट है। तो ये कंपैरिजन जब हम लोग कर रहे हैं एक ही फर्म का इन द डिफरेंट ईयर डिफरेंट पीरियड में, तो वो कहलाता है हमारा इंट्रा फर्म, यानी कि फर्म के अंदर ही। और इंटर फर्म होता है जब हम दो फर्म का अलग अलग कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहलाता है इंटर फर्म। यानी कि मुझे ये सोचना है कि इस कंपनी में या इस कंपनी में 2024 में इसने क्या कितना प्रॉफिट अर्न किया और दूसरी कंपनी ने कितना किया। तो मतलब कंपेयर भी अगर जब हम कर रहे हैं तो वो दो तरह का कंपैरिजन हो सकता है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। क्लियर? Okay. The next one is preventing fraud. And manipulation. फ्रॉड होने के चांसेस रुक जाते हैं क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम बार बार कह रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग दिखा रहे हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस ही नहीं है ना? सब कुछ वेरीफेबल ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर जाता है, हर एक चीज़ का वाउचर्स है, एविडेंस है। तो हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं रहते। द लास्ट वन इज असिस्ट ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग। जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं बच्चा, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वो अकाउंट्स बना दिए और हमने सीधा यूज़र्स को फॉरवर्ड कर दिए। पहले हमें अपने अकाउंट्स को चेक करवाना पड़ता है, और चेक कौन करता है? चेक करता है ऑडिटर। ऑडिटर यानी कि जिसने सीए किया हुआ है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री है। तो उनका काम ही यही होता है कि अलग अलग कंपनीज ने जो अकाउंट्स क्रिएट किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, वो उनको चेक करेगा क्या वो उसी रूल उसी गाइडलाइंस के हिसाब से बने हुए हैं और कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे ऑडिटर्स को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर वो अलग अलग कंपनीज की भी ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उनको पता है कि यही गाइडलाइंस फॉलो होनी है, तो इस हिसाब से होना चाहिए सारा काम, ये फिर इसके बाद ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर कुछ गलती है
तो वो इजीली पकड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि गलती तो तभी पता चलती है ना जब हम प्रॉपर एक गाइडलाइंस लेके चल रहे हैं कि काम ऐसे होना चाहिए। तो जब वो काम वैसे नहीं होगा तभी तो हम कहेंगे कि मिस्टेक हुई है। अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं करना है, ट्रैफिक लाइट्स को आप ट्रैफिक लाइट्स पे आपको रुकना है, आगे नहीं जाना है, जब तक हम समझाएंगे नहीं, बचपन से ही बच्चों को बताने लग जाते हैं ना ट्रैफिक रूल्स वगैरह के बारे में, तो जब उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये लॉ है और ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करते हुए ऐसे क्रिएट करना है, तो फिर मिस्टेक्स तो होंगी। तो सेम ऑडिटर्स को भी पता है कि हाँ भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये लॉ है, काम ऐसे होना चाहिए, अकाउंटेंट्स को भी पता है। तो ऑडिटर उनको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि उनके हिसाब से काम हुआ है या नहीं। क्लियर? सो क्या यूटिलिटी है कि एनहेंस करता है कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी को बाय प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू द यूनिफॉर्मिटी दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कंपैरेबिलिटी, हो जाता है कंपैरेबिलिटी, इंट्राफर्म भी हो सकता है, इंटरफर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज असिस्टिंग ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग, ऑडिटर को हेल्प करता है कि वो इजीली अपना ऑडिट का काम कर सके, यानी कि उनको चेक कर सके। बच्चा यही जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही नहीं है, यही यूटिलिटी हमारी आईएफआरएस की भी है और यही यूटिलिटी हमारी इंडियन एएस की भी है, क्योंकि उनसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें भी हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि उनमें भी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो भी ट्रांसपेरेंसी है, रिलायबिलिटी है, वो भी रिलायबल है। सेम ऐसे ही आईएफआरएस में भी हम यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि जो बस ये तो है ना कि इंडियन कंट्री में नहीं है, आउटसाइडर है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी तो है, जो बाहर के लोग बना रहे हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो अगर यूनिफॉर्मिटी है तो उनके लिए भी कंपैरिजन आसान हो जाता है। नेक्स्ट, उनके भी फ्रॉड्स रुक जाते हैं क्योंकि वो सेम रूल फॉलो कर रही हैं सारी कंपनीज, और उनके भी मतलब चाहे इंडिया में हो चाहे आप आउटसाइडर्स हो, ऑडिटर्स तो होगा ही और चेक भी करेगा, तो वो ऑडिटर्स को हेल्प करते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव, ये यूटिलिटी तीनों की ही हो जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी, इंडियन एएस की भी और आईएफआरएस की भी, ठीक है, इंडियस। ओके, द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जहां हम अच्छाई की बात करते हैं वहां बुराई भी होती है। तो अगर मैंने अभी तो अच्छाई की बात कर दी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है भाई, ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, लेकिन क्या बुराई है उसमें, लिमिटेशंस क्या हैं उसकी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो होगा ना कि कुछ कमियां तो होंगी उसके अंदर भी। सो अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहली लिमिटेशन हो सकती है दे आर द मैन मेड, है ना, इंसान ने ही बनाया है, तो वो चीज़ चेक नहीं हो पाती है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये इसने बनाई है तो ये पूरी ठीक होगी, इसको पूरा वेरीफाई कर लिया है, गलतियां हो सकती हैं, बिकॉज दीज आर द मैन मेड। सो इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट, कोई वेरीफाई नहीं हुआ है कि पूरी मोहर लगा दी जाए कि हाँ भैया इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, मैन मेड है, कहीं ना कहीं कुछ कमी निकल सकती है। नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझने में ना कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। सो कॉम्प्लेक्सिटी, सो इट कुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड for smaller scale businessman, for small scaler businessman।
या जिसका बिजनेस ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं है, जो ब्रॉड लेवल पे है वो तो अलग अलग अकाउंटिंग भी रखेगा, सब कुछ रखेगा। जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं खुद ही सब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, खुद खुद अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, या है भी तो बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हाँ यार कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या समझना है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट। Based on business environment and laws। बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ पे डिपेंड करता है, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी टाइमली चेंज होता रहता है, लॉज भी चेंज होते रहते हैं, तो जब उनमें बदलाव आता है तो इनमें भी बदलाव आता है। सो हम अगर बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ द कंट्री, कि जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से? दे चेंज to meet the changes in business environment, to meet the changes in business environment। मतलब अगर मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव है तो मुझे अपने स्टैंडर्ड्स में भी चेंजमेंट लाना पड़ता है। क्लियर? सो दीज आर द लिमिटेशंस। क्या बुराइयां हैं? मैन मेड है, ठीक है। सो कोई वेरिफिकेशन टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, किसके लिए? स्मॉलर स्केलर बिजनेसमैन के लिए। और तीसरा बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ द कंट्री पे। सो इफ दे चेंज टू मीट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमें इनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी चेंज करना पड़ता है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो। क्लियर? So these are the limitations of accounting standards। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हम लोग बात करते हैं अपने IFRS की। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है बच्चा, और ज़्यादातर जब क्वेश्चंस आता है तो 2 या 4 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता सिलेबस में, बट ये बेसिक हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। बाकी ज़्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपने CA के लेवल पे पढ़ते हैं, जब हम लोग CA करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है CA मतलब हम ऐसी पढ़ाई कर रहे जा रहे हैं, ऑडिटर बन रहे हैं, तो हमें सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, IFRS का क्या है और उसके अंदर क्या है। चलिए अब बात करते हैं IFRS। IFRS क्या है? सो IFRS अभी हमने फुल फॉर्म देखा था, क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल, आर फॉर व्हाट? कौन बताएगा? रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। So these are the principle based ये अभी मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे रूल्स बेस्ड होते हैं और IFRS हमारे क्या होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। developed by the international accounting standard boards। That means IASB। ठीक है? So IFRS
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो दीज आर द प्रिंसिपल बेस्ड है हमारे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं और डेवलप बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर? तो बस इतना ही फ़र्क है कि ये कंट्री के बाहर का है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग। क्लियर? वो विद इन द कंट्री है और ये आउटसाइड द कंट्री है, वो कोई भी कंट्री हो सकती है। क्लियर है? वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, रूल्स भी हैं, और हम रूल्स ही नहीं, हम कहेंगे प्रिंसिपल्स हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आता है अब हमारा NDAS। विच इज हमारा ब्रिज है, जो IFRS नहीं बनाना चाहते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हें बनाना ही था, तो वो 2 बार क्यों बनाएंगे, बट दे आर विलिंग टू गो आउटसाइड, उनको बाहर जाना है, बाहर की कंट्री से डील करना है, तो वो क्या प्रिपेयर करेंगे, NDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कहें तो क्या है ये, दीज आर converged standards of IFRS। यानी कि IFRS का ही कन्वर्स स्टैंडर्ड जो है वो NDAS है, ताकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे फुलफिल हो जाए, IFRS का भी रोल फुलफिल हो जाए, और ये तीसरा रास्ता है हमारा कि हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें। क्लियर? ओके, अब आता है ये, अभी हमने कहा कि जो हमारा NDAS है ये भी हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है, तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कौन सी एजम्पशंस को फॉलो करता है, इसी के नीचे ही लिख देते हैं। अंडरलाइंग एजम्पशंस। जो मेरा NDAS है वो कौन सी एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, तो एजम्पशंस तो हमने पहले भी पढ़ी थी बच्चा, जब हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, ये कुछ पहले से एजम्पशंस होती हैं, तो ये भी फॉलो करता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन को। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन आई थिंक मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। क्या है गोइंग कंसर्न एजम्पशन? कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस रुकेगा नहीं, बिजनेस चलता रहेगा जब तक हमें दिखाई दे रहा है हमारा फ्यूचर। क्लियर? सो इसी कंसर्न पे, इसी एजम्पशन को ही फॉलो करता है हमारा NDAS। सेकेंड है अक्रूवल। और अक्रूवल एजम्पशन हमारा क्या था? अक्रूवल एजम्पशन हमें ये बताता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम उसको तब रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जब वो बिज़नेस में एंटर हो जाती है, ना कि जब कोई एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स हमने एक एग्जांपल के साथ भी किया था कि मेरे को अचार क्या वो आया था, पहले प्री ऑर्डर आया था, फिर उसके बाद मैंने डिलीवरी की थी, लेकिन जब मैंने कैश पेमेंट किया था, कैश रिसीव किया था, तो वो मैंने बाद में किया था। तो जब मेरा सामान यानी कि मेरे गुड्स, मेरे अचार की बॉटल्स शिफ्ट हो गई थी, एक्सचेंज हो गई थी, तो उसी डेट पर ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी कि ट्रांजेक्शन्स को हम उस डेट पे रिकॉर्ड करते हैं जब वो इवेंट हो जाता है। दैट मीन्स जब वो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, वो एक्सचेंज हो रहा है, ना कि ये कि जब कैश का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? सो एक्चुअल बेसिस मुझे यही बताता है। थोड़ा सा लिख भी देते हैं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कह रहा था? entity will continue its operations for an indefinite period। कि जो भी हमारी एक्टिविटी चलेंगी, जो भी हमारे ऑपरेशंस चलेंगे, वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलते रहेंगे जब तक मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है।
और अक्रूरल बेसिस मेरा क्या कहता है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड when they occur. And not when the settlement of transaction take place. जब ट्रांजेक्शन पूरी हुई है तब एंट्री नहीं करनी है, कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन दे अकर, जब वो डीलिंग हो चुकी थी तभी मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। क्लियर? सो इंडी-एएस ये दोनों एजम्पशंस को फॉलो करता है। क्लियर? फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो जो प्रिंसिपल वाली वीडियो थी उसको दोबारा देखो बच्चा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स आपके माइंड में फीड हो जाने चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल आपको क्या बताता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज जो हमारा इंडी-एएस है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नोटिफाइड है और इसमें अभी तक 40 ट्रांजेक्शन्स मतलब 40 जो भी हमारे रूल्स हैं वो फीड हो चुके हैं। अभी ये मैं लिख के बताऊंगी आपको। ओके, नाउ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ किन किन पे एप्लीकेबल्स है। कौन कौन सी कंपनीज है भाई जो ये बना सकती हैं, मतलब कोई भी कंपनी उठ के सिर्फ ये बना देगी, या कौन सी कंपनीज हैं, क्या कोई पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो ये बना सकती हैं, बाकी सारी कंपनीज नहीं बना सकती। मुझे बनाना है या नहीं बनाना ये कैसे पता चलेगा? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडिया में हूँ, फॉरेन कंट्री में चाहती भी हूँ कि हाँ भाई वहाँ से भी मेरी फंडिंग आए, तो मैं क्या बनाऊँ, मैं ये बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मतलब कैसे पता चलेगा? तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये इंडी-एएस बना सकती हैं। सो फर्स्ट है companies that are listed on stock exchange in India. जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है इंडिया में, वो ये कंपनी बना सकती है क्योंकि उनके शेयर्स बाहर भी डील होते हैं। कंपनीज नेक्स्ट, कंपनीज हैविंग नेट वर्थ यानी कि जो उनकी कैपिटल है नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, जिनकी कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको तो ये बनाना ही बनाना है, उनको यही फॉलो करना है, और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको भी यही फॉलो करना है। क्लियर? इसके अलावा अदर कंपनीज मे फॉलो, जो दूसरी कंपनीज हैं वो भी बना सकती हैं, मतलब इट्स वॉलेंट्री कि हाँ भी अगर वो चाहती हैं तो वो बना सकती हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इन फ्यूचर बाहर की कंपनी में जाना है, वहाँ से भी फंडिंग कलेक्ट करना है, तो वो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं तो वो ये बना सकती हैं। मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकती हूँ, मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर सकती हूँ। और
It will also apply on the होल्डिंग कंपनी अगर है, सब्सिडीज कंपनीज हैं, एसोसिएट्स हैं, एंड जॉइंट वेंचर है, उन कंपनीज के लिए भी ये बनाना ज़रूरी है। on which NDAS applies or adopted voluntary मीन्स अभी हमने कहा कि सब कंपनीज के लिए ज़रूरी, उन कंपनीज के लिए तो ज़रूरी है ही जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या जिनकी जो कैपिटल है, नेटवर्थ है 250 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड है, वॉलेंट्री है, वो भी बना सकती है इंडियन एएस। और इट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन द होल्डिंग सब्सिडीज। ये सब क्या है ना, ये सब वही है बच्चा कि जो भी कंपनीज, लाइक मेरी कंपनी है जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे नाम लिस्टेड है, अब मेरी ही कोई सब्सिडीज कंपनी है, मेरे ही कोई, और मैं अगर होल्डिंग कंपनीज हूँ और जो मेरी और कंपनी थी, मतलब मेरे अंडर जो कंपनी थी वो ये अकाउंट बना रही है, तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो मतलब कि कहने का कि इनको तो बनाना ही है, इनके साथ इनकी और जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनके लिए भी बनाना है। लाइक मेरी वॉलेंट्री कंपनी है, मैंने अप्लाई कर लिया कि हाँ मैं इंडिया के हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करूँगी। तो अगर मेरे नाम से कोई और कंपनी है, मेरी और कोई सब्सिडीज कंपनी है, कोई और जॉइंट वेंचरशिप है, तो वो उनको भी ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ सेम ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ, जो प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरी अदर कंपनीज को भी वही प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? एक बार फिर से रीड करते हैं। किन पे एप्लीकेबल है? कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, जिनकी कैपिटल ज़्यादा है 250 करोड़ से, और अदर कंपनीज में फॉलो वॉलेंट्री, चाहती हैं जो इच्छुक हैं वो कर सकती हैं। इट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन द होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज ऑन विच NDAS अप्लाइज और अडॉप्टेड वॉलेंट्री। मतलब जो कंपनीज ये अप्लाई कर रही हैं और उन कंपनी से रिलेटेड कोई सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग है, जॉइंट वेंचर है, तो उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे खुद की कंपनी है और मेरे साथ में और जो कंपनी जुड़ी हुई हैं उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मेन कंपनी ये फॉलो कर रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, अभी मैंने आपको बताया था, दे आर द 40 इंडियन AS इशूड एंड नोटिफाइड। 40 Indian AS is issued and notified। ठीक है, बस ये नंबर याद रखना है, समटाइम पूछा जा सकता है MCQ टाइप में या वैसे भी। और किसके अंडर नोटिफाई किया गया है? नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? तो 40 इंडियन AS इशू हो चुके हैं, किसके अंडर? नोटिफाइड किसके अंडर है? कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब लास्ट, What's the difference between NDAS and the accounting standard? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो जो हमने स्टार्टिंग में टैबुलर फॉर्म में किया उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया था कि क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे रूल्स होते हैं, और जबकि इंडियन AS हमारा क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द प्रिंसिपल बेस्ड। वो रूल बेस्ड है और ये हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है।
So difference between accounting standards and Ind AS. सो फर्स्ट डिफरेंस यही है बच्चा कि वो किस पर बेस्ड है, वो रूल्स पे बेस्ड है, और वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे. While accounting standard are based on rules. ये तो क्लियर है. नेक्स्ट डिफरेंस है Ind AS involved फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू हो गया बच्चा. फेयर वैल्यू कंसेप्ट को फॉलो करता है. while accounting standards are based on historical cost concept. हाँ, फर्स्ट वन तो क्लियर हो ही गया था, सेकंड वाला थोड़ा सा क्लियर कर देते. Ind AS किस पे इन्वॉल्व है, फेयर वैल्यू कंसेप्ट पे. मतलब जब बैलेंस शीट में वैल्यूज दिखाई जाती हैं तो वो वैल्यू दिखाई जाती हैं जो कि प्रेजेंटली वैल्यू है, यानी कि मार्केट वैल्यू है. लाइक मशीनरीज की हम लोग तो दिखाते हैं ना 10 लाख फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके, ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे दिखाते जाते हैं. जबकि हम यहाँ पे यानी कि Ind AS फॉलो कर रहे हैं तो हम वो वैल्यू दिखाएंगे जो इसकी प्रेजेंटली मार्केट वैल्यू हो, वैदर इट इंक्रीज वैदर इट डिक्रीज, चाहे वो बढ़ गई हो चाहे वो कम हो गई हो, लेकिन हमें फेयर पिक्चर दिखानी है, इसलिए हमें फेयर वैल्यू ही शो करनी होती है. किसके अंडर, अगर हम क्या फॉलो करें, Ind AS. ठीक है, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और सिर्फ अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं तो हमारा अपना वही तरीका है जो हम अभी तक दिखाते भी आ रहे थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, यानी कि जितने में परचेज की थी उसके अकॉर्डिंग ही दिखाते जाएंगे. क्लियर. सो ये था इनका बेसिक डिफरेंस जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, यानी कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर. बाकी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का वेटेज नहीं है इसका, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था कि बेसिक क्या है, क्या चीज़ें होती हैं ये, तो वो चीज़ें तुम्हारा बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए था. ओके. सो अब हमारा थर्ड चैप्टर ओवर हो गया है बेटा, तो अब पूरा रिवाइज करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे. सो थैंक यू क्लास. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.